हर जाति की हिस्सेदारी होनी चाहिए। सरकारी नौकरियों में 80% लोग सवर्ण लोग कब्जा है। क्यों है कब्जा, कौन से अधिकार से कब्जा है? इस जुर्म से, इस आतंक से, इस व्यवस्था को अगर बदलना हो तो एक हो नहीं होंगे तो नहीं बदल पाएंगे। इसी व्यवस्था में ये दोहरा चरित्र क्यों हो रहा है? 85% की लड़ाई 85% का ही नेता लड़े, और अगर राजा कोई बन रहा है तो 85% के वोटों से 85% वाला ही बने। आपके जो नेता हैं चंद्रशेखर जी, उनका तो पश्चिम में ही डंका बजता है। यहाँ पूर्वांचल और यहाँ पे अवध की नगरी में कहाँ पहुँच गए वो आकर के? देखिए, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये चुनाव आप बीतने दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ आज़ाद समाज पार्टी का क्या प्रभाव है। जनाधार है, बिल्कुल जनाधार। कि आप लोग की मायावती के नाम पे चुनाव तो नहीं निकाल ले जाएंगे? मायावती जी के नाम पे चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि मायावती जी का गढ़ रहा है ये भाई। जनता किसी के बाप की बपौती नहीं है कि कोई पार्टी ये कह दे कि ये जनता हमारे साथ है, जाति के लोग हमारे साथ हैं, तो सबसे बड़ी भूल है। जनता जिसको चाहती है, लोकतंत्र में वही राजा होता है, ठीक है। तो आज़ाद समाज पार्टी के पास मौजूदा एक सांसद भी है, अन्य ज़िलों में जिला पंचायत सदस्य भी है, आगे आप देखेंगे कि हमारे विधायक भी रहेंगे, और धीरे धीरे करके ये हमारा दावा है कि आगे लगभग 5 कटहरी का माहौल क्या लग रहा है? जैसे हम तो चल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में करारी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पे एक नाम अगर छूटता है तो मायावती जी का, क्योंकि अगर मायावती ने कहीं के लिए काम किया है तो अम्बेडकर नगर था। कहीं आप मायावती जी के अंदर करने में आप लोग तो नहीं उसमें मजाक कर ले जा रहे हैं? क्योंकि इस समय मायावती जी थोड़ा सा दबी हुई हैं और आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण काफ़ी बूम कर रहे हैं। वो जनता तय करेगी ना भैया। लोग तो ये कहते हैं कि हम भाजपा के जो है बी टीम है, बसपा ही आरोप लगाती है। हाँ। लेकिन उससे साबित थोड़ी ना हो जाएगा। जनता ये तय करेगी कि कौन यहाँ का राजा बनेगा। और रही बात हमारी, तो आप चुनाव बीतने दीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। आपके वोटर किस किस वर्ग में है, जरा बता दीजिए। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है वो केवल और जातिवाद की अगर बात करेंगे, जातिवादी चुनाव बहुत ज़्यादा है। अगर आप नगीना का वो देखेंगे, हाँ। नगीना में जो वोटिंग हुई है तो वहाँ हमको सर्व समाज का वोट मिला है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और ओबीसी वर्ग, एसटी वर्ग, आप अगर वो निकाल के डाटा देखेंगे तो सभी वर्गों के लोगों ने हमको वहाँ वोट दिया है। इसीलिए हमारा जो वोट परसेंटेज है वहाँ लगभग 1.5 लाख का अंतर है। अच्छा, समझ रहे हैं? 1.5 लाख वोटों से सपा। लेकिन अगर बात करेंगे सवर्णों के लिए काफ़ी जहर उगलते हैं आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जो हैं आपके सांसद जी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे नेता का सिर्फ ये कहना है कि बहुजन समाज की लड़ाई सिर्फ बहुजन समाज के लोग ही लड़े, ठीक है। अच्छा, जो दर्द बहुजन समाज के लोगों को चोट लगने पे होगा वो अन्य समाज को नहीं हो पाएगा। सीधी बात है भाई। हमारी लड़ाई अगर 85% की हम लड़ रहे हैं तो हमारे समाज का नेता हो, हमारे बीच का नेता हो भाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ उनका यही कहना है कि आप 85% की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, कि 85% की लड़ाई 85% का ही नेता लड़े, और अगर राजा कोई बन रहा है तो 85% के वोटों से 85% वाला ही बने। बस हमारा यही फंडा है। आप क्या कहेंगे नेताजी? आप भी उसी साथी में है, क्या कहेंगे? आपका क्या माहौल चल रहा है इस बार का चुनाव में? माहौल क्या रहेगा आज़ाद समाज पार्टी? माहौल तो गिनती होने के बाद ही आपको दिखेगा। लेकिन जैसे आप तमाम सवाल उठा रहे हैं कि मायावती को कमज़ोर करें, कभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने कमज़ोर किया है? हम देखिए, हमने मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं होता है। हम पत्रकार हैं भले ही, लेकिन हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। आप ही के जनता से, आप ही के नेताओं के बीच से हम जो सवाल उठाते हैं वही मेरा सवाल होता है। ये जान लीजिए, हमारी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं होती है। ठीक है। मायावती जी का ही कहना होता है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे बार बार वो सवाल उठाती हैं, बार बार वो आरोप लगाती हैं। हमारा कोई कहना नहीं है। ऐसा है कि आरोप लगाना आसान है, काम करना उतना ही कठिन है। आप जैसे बात कर रहे हैं वोटों की, और आप बात अभी आपने बताया कि सवर्णों के खिलाफ आपके नेता जहर उगलते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप भी बता दीजिए कि जो कमज़ोर लोग हैं उनके हक और अधिकार की बात अगर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं तो इसमें क्या उनके खिलाफ क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, एक तरफ से इस देश में आप पूरी व्यवस्था देख लीजिए कि जहाँ जातिवाद जनगणना की बात भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं, ये बात पहले भी लागू था। मंडल कमीशन की बात आई थी, उसमें जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हर जाति की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये हिस्सेदारी हो नहीं रही है। ये बात अगर
चंद्रशेखर आज़ाद ने उठा दी, तो इसमें लग रहा है सवर्णों का विरोध हो रहा है। ये तो गलत है। कौन कर रहा विरोध कर रहे हैं? हम आप अपनी संख्या कर गिनवा लीजिए, सवर्ण जितने हैं उनको आपको हिस्सा मिल जाएगा। हम लोग जितने लोग हमारा भी हिस्सा मिल जाए, यही तो मांग है। इससे ज़्यादा हम क्या मांग रहे हैं? इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। हम तो यही कर रहे हैं, पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, मुसलमान कितने हैं और अन्य धर्म के लोग कितने हैं, ये सारे लोगों का हिस्सा जातिगत जनगणना करा लो। और जनगणना कराने के बाद जो लगे हर क्षेत्र में आप बैठा दो, आप देखेंगे सरकारी नौकरियों में 80% लोग सवर्ण लोग कब्जा है। क्यों है कब्जा? कौन से अधिकार से कब्जा है? संविधान जब सबको बराबर कर रहा है तो आप बराबर रहिए। आपकी संख्या, हम लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? यही तो लड़ रहे हैं। हमेशा से सरकार यही बोलती है कि गरीबों के लिए सब व्यवस्था बनाई जा रही। कौन सी व्यवस्था बनाई जा रही? अगर रियल में लोगों ने काम किया होता गरीबों के लिए तो आज ये गरीबी नहीं होती। आप लोगों गांव में जाइए, किसी के पास सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, लोगों के पास मकान नहीं। आज भी आप 75 साल हो गया संविधान को लागू हुए, आप घरों देखेंगे, आप कहार कोहार लोहार गडरिया कोरी कुंभी मल्ला, ये चमार खटी धोबी पासी, इनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है। क्या राजनीति हो रही है? किस पे राजनीति कर रहे हैं लोग? ये चीज़ें आपको पूछना चाहिए उनसे भी माइक लगाइए और पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी राजनीति है। मैं किसी पार्टी का बात नहीं है, लेकिन पार्टी के लोगों ने अगर गरीबों का उत्थान के लिए काम किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद की, तो वो हक और अधिकार की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, ये सरकार भी जानती है, लेकिन आँख पे पट्टी बांध के बैठी है। जबरन जो अब आप लोगों को नौकरी देना चाहिए, लोगों को शिक्षा देना चाहिए। एक तरफ 27,000 स्कूल बंद कराने की बात सरकार कर रही है और 2700 दारू का ठेका खुलवा रही है। आप बताइए ना, दारू पीने से कौन सा शिक्षा मिलेगा, लोगों को कौन सा विकास होगा? ये इन सारी चीज़ों पर बात होनी चाहिए। हमारा नेता जेन्युइन बात करता है, वो बात लोगों को बुरा लगती है, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसा कि आपने बात किया कि 15% और 85% की बात की, अभी आपके साथ में कि आपने भी कहा कि 80% अधिकार जो है जो लगा करके बैठे हैं, केवल सवर्ण बैठे हैं। सवर्णों का कहाँ 80% बैठे हैं? जैसे कि उनका उसमें तो आरक्षण तो अभी भी दिया गया है। क्या आरक्षण 80% दे दिया जाए? नहीं, ये तो आरक्षण की बात जहां आप कर रहे हैं, जैसे अभी आप 10% नहीं, अगर 80 से 85% आरक्षण और भी जातियों में केवल 15% केवल दिया जाए उनको। नहीं, आप जातिगत, मैं नहीं कर रहा हूँ। 15% हो सकता है इनकी संख्या बड़ी हो, संख्या बड़ी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। देखिए, हम पत्रकार, हमने अभी यही शब्द हमने ठीक है। हम व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करते हैं। हमारा सवाल है, हम सवाल करते हैं। नहीं, आप सवाल करिए, वही जवाब तो मैं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जातिगत जनगणना करा लो। सरकार इसमें बैकफुट पे क्यों भाग जा रही है? सरकार को एकदम खड़ा होना चाहिए मजबूती से कि भाई जातिगत जनगणना करा लो, आप सवर्णों की करा लो, सारी जाति की जनगणना कराओ, जिसको जितना संख्या मिले। चूंकि ये मान्यवर कांशीराम साहब का मोटो रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपकी संख्या जितनी है आप उतना हिस्सेदारी ले लीजिए। यही बात तो करते करते जो है एक नेता है, आप ही के समाज के हैं, मतलब समाज कहेंगे आज ओम प्रकाश राजभर जी पिछली बार यही कहते कहते समाजवादी पार्टी में जाते हैं। समाजवादी पार्टी जब नहीं मेजॉरिटी में आती है, सरकार नहीं बना पाती है, तो वो भाग जाते हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। देखिए, उसकी भी एक मजबूरी है। देखिए, ऐसा है कि हम तो जिस पार्टी, हमारा उस पार्टी का आप पूछिए सवाल जवाब। मैं दूसरे नेताओं के बारे में क्या टीका टिप्पणी करूं? भाई उनका चरित्र है, उनका काम है, वो अपना तरीके से किस तरीके से काम करते हैं वो अपना करे कराएं, उस पर हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। क्योंकि राजनीति में ये भी बड़ी बात है कि वो अपना मजबूती से खड़े होकर के अपना जितनी संख्या उससे ज़्यादा उनके पास MLA हो जाते हैं और सरकार में अपनी जगह बना के बैठे। ये भी उनका अपना सोचने का तरीका है, राजनीतिक तरीका है, वो अपना करते हैं। लेकिन हम लोग आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी के बारे में आप पूछें, आप भीम आर्मी के बारे में पूछें। आप गांव की तरफ चलेंगे तो गांव का हर गरीब और हर बेरोजगार नौजवान किसान सब परेशान है केवल और कह रहे हैं कि सरकार आखिर क्या दे रही है हमको। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होगा 2027 में, क्या सभी सीटों पे, जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं विधानसभाओं की, सारे सीटों पे आप प्रत्याशी उतारेंगे? बिल्कुल उतारेंगे। इसमें इसीलिए क्योंकि यही 2024 का चुनाव था, उसमें बहुत ही इंडिया गठबंधन में जाने के लिए आपके नेता बहुत ही वो लालायित थे, लेकिन पार्टी ने लिया ही नहीं इंडिया गठबंधन में। लालायित तो थे, वो अलग विषय है। आप लालायित पे देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। आपका सवाल जी देखिए, हमारे नेता इसलिए लालायित थे कि वो बात करते हैं इस 85 की, इस बहुजन समाज की, और उनकी ये सोच है कि अगर हम इस जुर्म से, इस आतंक से, इस व्यवस्था को अगर बदलना हो तो नहीं होंगे तो नहीं बदल पाएंगे। अच्छा। इसलिए वो लालायित थे कि नहीं, हम लोग मिल के लड़ेंगे तभी इस डबल इंजन को, सरकार को हटा पाएंगे।
और उनका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं था, वो क्योंकि वो समाज के दर्द को समझते हैं, समाज में चल रहे हैं और ज़मीन से उठे हुए नेता हैं और आज भी लोगों के घरों तक जाके उनके दुख दर्द को जानते हैं। और दूसरी बात आपका एक सवाल था कि अभी उनको सवर्णों का आरक्षण 10% अब मिला है। उनका मानक क्या तय किया गया है? उनका मानक है कि अगर 8 लाख से कम उनकी वार्षिक आय है तो गरीब माने जाएंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी की क्या मानक है? उनका 2 लाख है। एक व्यक्ति 2 लाख पा के गरीब हो जा रहा है और एक 8 लाख पा के गरीब हो जा, कहाँ तक न्याय है? इसी व्यवस्था में ये दोहरा चरित्र क्यों हो रहा है? इस तरीके का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है कि एक व्यक्ति अगर 8 लाख पा के गरीब है और एक व्यक्ति 2 लाख पा के गरीब है? ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी व्यवस्था है? क्या ऐसा संविधान में है? तो अगर हमें मनमानी करना है, हम सरकार में है तो कुछ भी करें। भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है आपके कहने का मतलब? बिल्कुल कर रही है। लेकिन आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप भाजपा की बी टीम है। भाई लगाने के लिए कुछ भी कहे, जैसा तो अभी पत्रकारों को कहा जाता है कि पत्रकार भाजपा के हेड वर्कर है, तो आप क्या आप इसको मान लेंगे? क्या मीडिया को कहा जाता है ना, क्या मान लेंगे इस बात को? तो कहने वाले का मुंह हम पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है धरातल पे जाके देखिए ना, गांव में सर्वे करिए आपने, देखिए। आज मैं गाजीपुर से हूँ, मैं यहाँ आया हूँ प्रचार करने। मैं गाजीपुर से तुलना कर रहा हूँ कि अम्बेडकर नगर बहुत पिछड़ा, इसलिए पिछड़ा है कि आज गाजीपुर के जो भी बैकवर्ड बस्तियों में जाएंगे, 80 बस्तियों में जाएंगे, 90% घर बने हुए हैं, 80% मकान बने हुए हैं। यहाँ 80% कच्चे मकान दिख रहे हैं। क्या विकास है यहाँ का? गांव में आप अगर चल रहे हैं तो वहाँ पे कच्चे मकान 80% कच्चे मकान। जो दावा प्रधानमंत्री आवास योजना का किया जाता है वो जीरो दिख रहा है। जीरो दिख रहा है। आप जाके सर्वे करें ना, आप पत्रकार साथी, आप सर्वे करके उसको दिखाएं ना। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ जो दिया जा रहा है वो जीरो है। ओबीसी और एससी बस्तियों में हम लोग जा रहे हैं, वह प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ये समीकरण यहाँ हम लोग के हिसाब से जीरो दिखा है। ये भी बात है। मैं 1 हफ्ते से लगातार घूम रहा हूँ, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। आप इतना जान लीजिए कि जो अभी आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम ले लिया, मैं आपकी जानकारी में बताऊं कि मैं जौनपुर का जिलाध्यक्ष हूं और जौनपुर में अपने गांव में वर्तमान प्रधान भी हूं। अच्छा। अब आप समझिए कि हम दोनों भाई प्रधान हैं और ये अलग गांव में है। आप ये सरकार शुरू से कह रही है कि मैं अभी साइट खुलवा रहा हूं और आपके आवास को मिलेगा, लेकिन ये गरीब बेचारे प्रधान क्या जाके गिड़ाते हैं। प्रधान कर क्या सकता है? जब सरकार कोई योजना निकालेगी तब तो। वो सरकार ये कर रही है, ये चुनाव बीतेगा साइट खोलेंगे। लेकिन अगर आप प्रधान की बात करेंगे तो प्रधान को लोग कहते हैं भ्रष्टाचार की जननी प्रधान ही है। हाँ, अब देखिए वो जननी क्या है, वो तो सरकार इसकी जांच कराए। ये सरकार को करना चाहिए। जितना भ्रष्ट सरकार है उतना मुझे नहीं लगता प्रधान तो पहली इकाई है, एकदम छोटी सी इकाई है। प्रधान के ऊपर इतना सारा कुछ आता नहीं। हमारे ऊपर भी ढेर सारी निगाहें बैठी हैं और एकदम से हम लोग अकेले कलम चला के सारा पैसा भ्रष्टाचार में नहीं कराते हैं कि भ्रष्टाचार की तरह लूट पाए। क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, एक कड़ी पे काम करना है तो सब ऑनलाइन है। लेकिन प्रधानों की जो समस्या है, हम लोग भी ये जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं कि भाई जनता को मिलना चाहिए। लेकिन आप बता दो कि ये अब 5 साल बीतने वाला है और 5 साल का समय बीतने वाला है और आप देख लीजिए अभी तक साइट नहीं खुली है। अब ग्रामीण योजना जो आवास योजना है, वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो साइट नहीं खुल रही है। अब साइट न खुलने की वजह से अब जनता भी नाराज़ है कि भाई इस बार प्रधान जो बनाया हम लोगों ने, वो प्रधान आवास नहीं दिया। तो आवास प्रधान कहाँ से देगा? हम लोग भी कह रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ बैठो धरने पे, प्रधान आपके साथ है, हम लोग बैठेंगे धरने पे। और जल्द ही आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग जेन्युइन बात पे लेकर के धरने बैठेंगे, चाहे वो जमीन का मामला हो, जो सरकारी जमीन है अवैध लोग कब्जा किए हैं। क्या प्रदेश सरकार को घेरने का काम करेंगे? प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सरकार को घेरेंगे। और एक बात एकदम साफ कह दूं पत्रकार महोदय कि ये देश का इतिहास रहा, ये भारत है और इतिहास रहा है कि इससे ज़्यादा क्रूर शासक इस पे राज किए हैं। सब चलेगा, ये भी जाएंगे, इनका भी दौर आया है और इनको जाने के लिए अब बांध लेना चाहिए। इनकी तैयारी हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, अब वो बांट ही तो रहे हैं, वो बांट रहे हैं। बटने कटने का पैसा अपनी बात वो खुद स्वयं कर रहे हैं। आप बता दो कि आप
आप लोगों का स्कूल बंद कर रहे हो, आप महंगाई चरम सीमा पर कर दी है। 40 रुपए का पेट्रोल मिलता था 100 के पार चला गया। गैस सिलेंडर आप देखिए 400 का मिलता था, वो 1000 के पार चला गया, तभी थोड़ा सा कम कर दिए। ये महंगाई आप पूछिए, आप उनसे पूछिए महंगाई क्या है, कटेंगे बटेंगे का क्या मतलब है, ये क्यों कह रहे हैं कटने बटने का। ये इनका काम है हिंदू मुस्लिम राजनीति करना, ये लड़ा करके ही अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन इनका जो है जल्द ही पर्दाफाश होगा और भीम आर्मी के लोग इनका जम के सामना करेंगे, सरकार को घुटने पे ले आएंगे। और सरकार घुटना टेकी भी है, भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों बुलंद है। जैसे सरकार मानेगी वैसे हम लोग मनाने को तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बात किया हमसे।